नमस्कार, मैं वकार। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि किसी समांतर प्लेट है, किसी कैपेसिटर की मतलब संधारित्र की, उनके मध्य अगर पैरावैद्युतिक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सिंपल से अगर हम बात करें उसके लिए, तो हमारे मान लीजिए ये कोई दो प्लेट्स हैं। यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव आवेश होगा, मतलब कि धनात्मक आवेश होगा। और जो हमारी ये दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट पर कौन सा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, अब इसके पूरे के अंदर फिलअप कर रखा है अपन। इस तरीके से मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ, आप अपने पेंसिल से पूरी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने इसको इस तरीके से फिलअप कर दिया। तो इसमें क्या भरा हुआ है? ये पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पैरावैद्युत पदार्थ, जिसका पैरावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन, जिसको अपना और यहाँ पर लिखना चाहे तो ये कौन सा है? पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद हम इन दोनों को एक धनात्मक सिरे से जोड़ दिया और यहाँ पे कौन से? ऋणात्मक सिरे से हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेटों के मध्य की जो दूरी है, वो क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, इन मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर इन प्लस और माइनस के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी विद्युत क्षेत्र की। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो निर्वात में तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ माध्य में क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एन। हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि एप्सिलॉन एन किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, यहाँ से अगर हम दूसरी बात करें तो ये क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा ई क्या हो गया? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल की। इसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा? इतना तो है कि दो प्लेट है तो इनके बीच में पोटेंशियल तो होगा ही होगा। अगर इनके बीच में पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है? E डॉट D। ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है? D। क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम देखें यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू E की वैल्यू रखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और मल्टीप्लाई बाय D। क्लियर? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर धारिता की। तो अपना जो है समांतर धारिता कैलकुलेट करना है, तो हम बात करेंगे धारिता की। और धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहाँ पे Q, V की वैल्यू रखो Q D और A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। देखो यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल्स टू क्या जाता है हमारा? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो एप्सिलॉन आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका मतलब अब यहाँ पर हम सिंपलीफाई इसको और आगे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D को अपन क्या लिखा था? C नॉट लिखा था वहां पे इसमें पहले। और अगर चाहो तो आप यहाँ पे इसको धारिता को यही छोड़ सकते हो, तो आपकी इसकी धारिता क्या जाती है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। क्लियर हुआ? मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्लियर हुआ। उसके बाद भी अगर अपन इसको और दूसरे तरीके में लिखना चाहें तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि C नॉट क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल्स टू C नॉट बोल दिया। अगर हम यहाँ पे C नॉट को रखो तो क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू ये C नॉट हो गया, तो C नॉट और एप्सिलॉन R, ये भी रिलेशन हो सकता है। मैंने कहा ना कि दो रिलेशन हो सकते हैं, चाहे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो और चाहे तो आपको वो भी आंसर लिख सकते हो। तो आपका ये क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता C आ गई जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पूर्णतः भरा हो, पूरा का पूरा भरा हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो यहाँ पे पूर्णतः की क्या आ जाएगा? अंशतः। क्या आ जाएगा? अंशतः। अंशतः का मतलब होता है थोड़ा बहुत, कुछ पार्ट। तो हमारा अब क्या है? अंशतः। अंशतः होते ही हम इन चीजों को एक बार इसको वापस ड्रॉ करते हैं, इसकी डायग्राम, और फिर इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अपनी चीज ध्यान रखना है, इसमें तीन चीजें पढ़ी है हमने। एक तो पढ़ा है विद्युत क्षेत्र, दूसरी बात हमने किसकी? विद्युत क्षेत्र के अलावा, विद्युत क्षेत्र के अलावा की हमने विभव की, और विभव के बाद हमने किसकी बात की है? हमने की धारिता की बात। तो हम सबसे पहले इसमें अंशतः भरा हुआ है, इसका मतलब ये कोई हमारी प्लेट है, इसके बीच में ये जो इसका एक सिरा है, मतलब एक प्लेट पर कौन सा आवेश? धनात्मक, दूसरी प्लेट पर हमारा कौन सा जाएगा? ऋणात्मक आवेश। कौन सा जाएगा? ऋणात्मक आवेश। इसके बीच में ये कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसको क्या बोल दिया हमने? परावैद्युत पदार्थ। तो ये क्या हो गया अपना? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस उसको क्या बोल दिया हमने? T, और जो होल डिस्टेंस है उसको बोल दिया हमने D। तो जो रिमेनिंग है जहां पे हवा भरी हुई है वो क्या हो जाएगा हमारा? T माइनस
डी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने धनात्मक सिरे से जोड़ दिया और दूसरे को हमने किससे जोड़ दिया, ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया। ये चीज आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। हमारा जो नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो गया, कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। लेकिन यहाँ पे दो है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र निर्वात के लिए, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E नॉट निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र निर्वात के बजाय माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, EM इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, तो अब विभव, कुल विभव तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, एक तो ये हो जाएगा अपना निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव, क्या हो जाएगा, माध्यम में विभव। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कुल विभव है, तो निर्वात की बात करें तो निर्वात के लिए जो V डॉट D होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, क्या आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट D होता है। अब E की बात करें तो निर्वात में जो क्षेत्र तो एप्सिलॉन नॉट है, E नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E नॉट, और अब निर्वात क्या है, पूरा D है, एक D है तो D माइनस D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D माइनस D प्लस, अब माध्यम के लिए हो जाएगा EM, और यहाँ पर माध्यम में क्या है, डिस्टेंस T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T। अब यहाँ पर अपने वैल्यू रखनी है E नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस EM ले लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और T। अब यहाँ से देखो, अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा D माइनस T और प्लस यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट चला गया तो T अपॉन एप्सिलॉन r, ये क्या बच जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो यहाँ पे ये तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अब बात करें इसमें धारिता की, और धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब Q का वैल्यू अपन Q रखना है, उसके बाद अपन किसकी वैल्यू रखनी है, चाहो तो आप इसकी भी रख सकते हो, यहाँ पे सिग्मा की, ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A, क्या रख दोगे Q अपॉन A, मैंने डायरेक्ट रख दिया, आप अपने अगर समझ लेना तो Q अपॉन A, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपनी Q A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस D अपॉन एप्सिलॉन r। इसी के लिए हम बात करें तो Q से Q और ये चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसके तो ऊपर चला जाएगा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचता है D माइनस T प्लस D अपॉन एप्सिलॉन r। ये क्या आ जाता है हमारा धारिता आ जाती है किसकी, जब कोई परावैद्युत पदार्थ किसी संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक मतलब छोटा छोटा, मतलब कुछ भाग भरा हो कुछ खाली हो। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की ओर, अगर जैसे हमारा ये दूसरा हो गया, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की ओर, तो वहां पर अंश के बजाय विभिन्न मतलब कि छोटे छोटे पार्ट भरे हुए हैं, उनका अपन किस तरीके से धारिता निकालेंगे, तो सामान ये हटा लेते हैं एक बार, इसको अपन इस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर, तो अंश के नहीं, यहाँ विभिन्न मध्य पैरावैद्युत पदार्थ विभिन्न चौड़ाई, विभिन्न मोटाई तथा विभिन्न माध्यम का भरा हुआ, तो क्या होगा, अब देखो विभिन्न चौड़ाई है विभिन्न माध्यम है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक हमारी सिरा हो गया, इसको हमने बोल दिया धनात्मक, ये कौन सा सिरा हो गया, धनात्मक सिरा हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने, ऋणात्मक। अब इसमें विभिन्न मोटाई की और विभिन्न मोटाई का मतलब एक ही हो गया, ऐसे करके और भी हो जाएगी, ये दूसरी हो गई।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फिलअप कर दिया। और यहाँ पे हम बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं T1 और T2 और लास्ट में क्या होगा Tn, और यहाँ से यहाँ जो पूरी डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हमने D बोल दिया। समझ आ गया, सिंपल सा है। हमने इसको धनात्मक, तो ये धनात्मक से जोड़ दिया, इसका मतलब ये कौन सा चिन्ह है धनात्मक और ये कौन सा है ऋणात्मक। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको फिलअप कर दें तो यहाँ इस तरीके से इसको करते हैं, इस तरीके से हमने वो ये जो डायग्राम है आपको ये इस तरीके से यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले विभव की। तो कुल विभव की बात करें सबसे पहले तो विभव बराबर क्या हो जाएगा कि मतलब कि एक पदार्थ के अंदर विभव है और दूसरा हमारा निर्वात में। तो निर्वात में विभव, निर्वात में विभव प्लस माध्यम में विभव, विभिन्न माध्यम में विभव, विभिन्न माध्यम में विभव। तो मतलब बहुत सारे जो विभिन्न है ना उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, ये अपना है कुल विभव। ठीक है, अब हम कुल विभव की बात करें तो V इक्वल्स टू, अब हम निर्वात की बात करें तो निर्वात की बात करें तो E एप्सिलॉन नॉट और D की जगह क्या जाएगा D माइनस T+1 T+2 डैश 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 प्लस Tn। ठीक है, ये क्या आ गया अपना निर्वात में आ गया प्लस। अब बात करते हैं अपन इसमें अलग अलग है सब में, तो यहाँ पर जो E है वो अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट देंगे सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखूं मैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखूं तो क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m आएगा, m को लिख सकते हैं अपन नॉट और एप्सिलॉन r1। अब r जो एप्सिलॉन r1 है वो सबके लिए अलग होगा, इसका मतलब T1 की बात करें तो T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डैश 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। अब करो सर ऐसे कैसे भाई, इसका एप्सिलॉन r1 है r2 r3, इसका मतलब ये तो फिक्स है लेकिन ये सब क्या है नीचे वाला पार्ट अलग अलग है, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें कुल विभव निकालना है, यहाँ से तो निकाल सकते हैं कि V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q A अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन A हो जाएगा सिग्मा का, तो अपॉन एप्सिलॉन चाहे तो उसको कॉमन ले लो, ये दोनों सबसे कॉमन ले लिया, इससे भी ले लिया इससे भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है D माइनस और T1 प्लस T2 प्लस J प्लस Tn। क्लियर, ये अपना हो गया। और उसके बाद प्लस अब यहाँ बचता है अपना T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डैश 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। तो ये क्या आ गया अपना यहाँ पर। अब अपना C निकालते हैं तो क्या होता है Q अपॉन V। अब C तो Q अपॉन V की वैल्यू रखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और बाकी ये सेम टू सेम जो पूरा है उसको यहाँ लिख देना है। अब C इक्वल्स टू Q से Q कैंसिल तो क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और जो बचा हुआ है उसको पूरे को यहाँ लिखना है। तो ये क्या आ गया, समांतर प्लेट के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव विभिन्न मोटाई के विभिन्न माध्यमों से, जो विभिन्न मोटाई के जो पार्ट है उसको विभिन्न माध्यम भरा हुआ है, इसमें एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको इसको रिपीट करूँ तो कुल विभव क्या होता है, निर्वात विभव। निर्वात में हमारा ये विभव होता है क्योंकि E डॉट D होता है, E का क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D की वैल्यू जो यहाँ पर है निर्वात में मतलब D माइनस T1 प्लस वो है। उसके बाद विभिन्न माध्यम में विभव ये हो जाएगा, उन दोनों को टोटल विभव निकालेंगे कि धारिता के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, धारिता के लिए हमें जरूरत होती है इसके लिए Q अपॉन V। तो ये क्या है हमारा धारिता है। ठीक है, हमने इस धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V निकाल दिया, तो C का यहाँ पे वैल्यूज रखी और आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र। क्या है, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र की कंडीशन क्या होती है, गोलीय संधारित्र का मतलब होता है कि कोई दो प्लेट जिनका केंद्र समान हो, केंद्र एक समान हो, तो वो क्या हो जाता है गोलीय, मतलब समकेंद्रीय। समकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र हो जिनका, क्या केंद्र हो, एक ही केंद्र हो जिनका, दोनों प्लेटों का एक ही केंद्र हो। इसका मतलब एक गोलाकार होगी, गोलीय का मतलब गोलाकार। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है गोलीय संधारित्र। क्या है, गोलीय संधारित्र। तो हम बात कर रहे हैं गोलीय संधारित्र की। तो गोलीय संधारित्र की धारिता हम ठीक कैलकुलेट करें, धारिता कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें धारिता पढ़ना है गोलीय संधारित्र का। गोलीय का मतलब एक गोला है, ये अपना गोला हो गया, दो प्लेट हो गई विपरीत, इस पे आवेश कौन सा धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक आवेश है। अगर इस
इसमें ऋणात्मक आवेश होगा तो बाहर तो ऑटोमेटिकली आप जानते हो कौन सा आ जाएगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा। इसका जो बाहर वाला भाग है, इसकी जो त्रिज्या है उसको अपन बोल देंगे r1 और अंदर वाले क्या बोल देंगे, r2 बोल देंगे। ठीक है, तो ये बाहर वाले के लिए तो ये हो गया r1 और अंदर वाले के लिए क्या हो गया, r2। अब यहाँ पर जो आवेश है ये तो b आवेश है, इसका कौन सा आवेश है, ये तो a प्लेट हो गई, ये क्या हो गई, b प्लेट हो गई। इसका जो बाहर वाला भाग है जो भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित मतलब इसका बाहर वाला भाग हिस्से में जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। अब हम बात करते हैं कि बी पर, अब मैं बात करूं कि प्लेट बी पर विभव, विभव किसके कारण, ऋणात्मक आवेश कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, वी बी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर होता है ना भाई, तो यहाँ पे r1 हो जाएगा, आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, तो आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस क्यू, ये आवेश माइनस क्यू है और इस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर आवेश कौन सा है, प्लस क्यू, तो माइनस क्यू पर r1 हो गया, सिंपल सा है। सॉरी बी पे r2 है, यहाँ r1 नहीं r2 है, बी पर भाई जो ये बिंदु ये r2 तो है बी पर, तो क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा दूसरी बात करें, प्लेट बी पर विभव धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण, तो क्या हो जाएगा, VB डैश इक्वल्स टू K अब प्लस क्यू है अपॉन R1, स्क्वायर तो आएगा नहीं। इस तरीके से अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम बात करें कुल विभव की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल विभव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुल विभव, तो V इक्वल्स हो जाएगा VB प्लस VB डैश, तो यहाँ से V इक्वल्स टू VB की वैल्यू बोलो, VB की वैल्यू क्या है, माइनस KQ अपॉन R2 प्लस KQ अपॉन R1। तो इसको सॉल्व करके हम ये कह सकते हैं कि प्लस को पहले तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, तो KQ कॉमन, तो यहाँ पे KQ कॉमन आते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, R1 R2। अब चाहो तो इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो KQ R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R1 से क्या है तो R2 माइनस R1, हमने यहाँ पे V कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो V इक्वल्स टू KQ R2 माइनस R1, चाहे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस KQ और R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों प्लेटों के मध्य विभव, तो प्लेट ए भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित है, तो ए तथा बी के मध्य विभव, तो क्या हो जाएगा, VAB VA माइनस V, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे VA पे क्या है 0, तो एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं 0 माइनस V। अब V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, VAB इक्वल्स टू, VAB की वैल्यू रखो फटाफट, माइनस 0 माइनस और माइनस KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो VAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ और R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब हमें निकालना है धारिता, और धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन A V। तो Q अपने को पता है क्या होता है, और V अपन निकाले यहाँ से, तो V क्या हो जाएगा KQ, तो KQ आ गया और R1 माइनस R2 और V कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो R1 R2, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम C निकालें इसका मतलब C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन K और R1 माइनस R2, ये क्या आ गया अपना कैपेसिटेंस आ गया, किसका मतलब कि धारिता आ गई, किसकी, गोलीय। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये चीज ऐसे आसानी से समझ चुके होंगे। अपन ने क्या निकाली, यहाँ पर धारिता निकाल ली। चाहो तो K की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर
यहाँ अगर k की वैल्यू पुट करते हो तो 1/4 सब कुछ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो अपना आप लिख सकते हो कि उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है? उपरोक्त समीकरण प्रदर्शित करती है गोलीय संधारित्र के धारिता को प्रदर्शित करती है। समझ आ गया? फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं ये अपना केंद्र होता है। अब गोलीय संधारित्र का अपने को डेफिनेशन लिखनी है तो लिख देना कि कोई दो प्लेट जिनका केंद्र संकेंद्रीय हो, जो संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र हो, संकेंद्रीय हो, तो वह अरेंजमेंट या वह जो अपना सिस्टम होता है क्या कहलाता है? गोलीय संधारित्र कहलाता है। इस तरीके का। तो यहाँ पर अपने दो हो गई, r1 हो गया, r2 हो गया, इस पर आवेश धनात्मक के ऋणात्मक आवेश कारण यह विभव हो गया, धनात्मक आवेश का विभव, टोटल विभव निकाला तो यहाँ से निकालते हैं, सिंपलीफाई इसको a और b के मध्य निकाला तो 0 - b और फिर b निकालने के बाद धारिता निकाले, धारिता में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाता है। अब जो बचे हुए हैं अपन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू। और जो भी अपने पुराने लेक्चर्स हैं आप लोग पढ़ रहे हो उनको सही तरीके से पढ़ते रहिएगा, और कोई दिक्कत आपको परेशानी आती है तो ये जरूरी है इसको समझने के लिए पुराना चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर अचानक से आप इस लेक्चर उठाते हो तो फिर समझ नहीं आएगा। तो पुराने लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार रिवाइज कर दो। देखो लॉकडाउन में सबसे अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, किस तरीके से अपनी स्टडी को अपन सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिएगा, और अगर आप सही तरीके से पढ़ते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में 3 से 4 चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाते हैं। चौथा चल रहा है, चौथा हो जाएगा, 5वां भी हम कोशिश करेंगे हो जाए। तो इसका मतलब हमारा कम से कम 1/3 या 1/4 पार्ट अपना क्या होता है जो लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो बचा हुआ जितने भी हैं तो जब भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस कंडीशन में आप उनको पढ़ पाओगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।